हम इवेपोरेशन को कंटिन्यू करते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो इवेपोरेशन की स्पीड है वो डिपेंड करती है, मतलब किस फैक्टर की वजह से वो इंक्रीज हो सकती है एंड किसकी वजह से वो डिक्रीज हो सकती है। तो नंबर 1 जो फैक्टर है बेटा वो होता है आपका सरफेस एरिया। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। तो बेटा जो इवेपोरेशन की स्पीड होती है वो हमारे सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना हमारा इवेपोरेशन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतनी ही तेज़ी से इवेपोरेशन हो सकती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देंगे। एक तो हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम कपड़ों का ही लेते हैं, तो कपड़ों का ही लगा के चलते हैं। देखो आपने देखा होगा कभी भी कपड़े हम सुखाते हैं तो हम पहले उसको फैलाकर तभी सुखाते हैं। अगर हम उसको ऐसे गीला का गीला इकट्ठा बनाकर और फिर वैसे रख देंगे तो कपड़े बहुत देरी से सूखेंगे एंड उनके अंदर जो वाटर है वो अच्छे से इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनको फैलाकर सुखाते हैं तो वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने उनको फैलाया है तो हमने अपने फैब्रिक मतलब हमारे जो क्लोथ्स हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन तेजी से होती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं आपका बेटा मिल्क का। एक मैंने आपको मिल्क जो है वो ग्लास में दिया है, दूसरा मैंने मिल्क आपको बाउल में दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन से वेसल में आपका मिल्क जो है वो जल्दी से ठंडा होगा? ऑब्वियसली बाउल वाला जल्दी से ठंडा हो जाता है ग्लास के कंपैरिजन में। किस लिए? क्योंकि जो हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया होता है हमारे बाउल का बेटा वो ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, ग्लास का तो इतना सा सरफेस एरिया है लेकिन बाउल का तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो कोई भी लिक्विड हम इसके अंदर रखते हैं वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, ठीक है। एक और बात बेटा, जो इवेपोरेशन है उसका रिजल्ट जो है वो कूलिंग होता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये चीज आप हमेशा याद रखना। वो किस लिए होता है वो सुनिए। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो ऊपर के सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे वो गेन करके एनर्जी को एंड ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो बेटा जो ये नीचे वाली लेयर आती है ना, फिर जो सबसे मतलब ये तो उड़ गए हैं तो ये वाली लेयर एक्सपोज हो जाएगी। ये जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी इनसे लॉस्ट हुई है, जो पार्टिकल्स ऊपर के गए हैं उसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट हुई है उतनी ही एनर्जी ये गेन कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। समझ गए? तो इसीलिए जो इवेपोरेशन है उसके पीछे हमेशा कूलिंग इफेक्ट आता है, जो कि हमें दिखता भी है। जैसे मान लो हमें पसीना आता है ना, पर्सपिरेशन बोलते हैं उसको। गर्मियों में अभी समझ चल रहे हैं, पसीना आता है तो क्या होता है, हम अचानक से फैन कूलर या एसी कहीं पर भी उनके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, स्वेट जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आप अपनी स्किन की सरफेस को टच करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ठंडी है, ठीक है। वो ठंडी इसीलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर जो लिक्विड था वो इवेपोरेट हो चुका है एंड उसका रिजल्टेंट क्या है, कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारा फेस या स्किन जो है उसमें जितनी हीट और जो एनर्जी है वो लॉस्ट हुई थी उतनी ही एनर्जी उसने गेन कर ली। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आता है आपका बेटा टेम्परेचर का। बहुत सिंपल फैक्टर्स हैं, आप बहुत आसानी से इनको कोरिलेट कर पाएंगे। टेम्परेचर जो है, अच्छा सिंपल सी बताइए, विंटर्स में कपड़े जल्दी सूखेंगे या समर्स में? ऑब्वियसली समर्स में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 2-2.5 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन विंटर्स में 2 दिन भी लग जाते हैं कई बार, तो अगर सनलाइट नहीं है तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी हमारी इवेपोरेशन होगी, ठीक है। तो जो टेम्परेचर वाला एस्पेक्ट है या फैक्टर है उसके भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। थर्ड फैक्टर हम लेते हैं हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है? आपने एक वर्ड हिंदी में सुना होगा
कि उमस बहुत है आज हवा में, उमस, या फिर चिपचिपा सा मौसम हो रखा है, ठीक है, जैसा बारिश के बाद होता है, तो उसको हम ह्यूमिड वेदर या ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी होता है बेटा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बेटा ये अकेला ऐसा फैक्टर है जो इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारी एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन के, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब ड्राई वेदर है बिल्कुल, तो इवेपोरेशन तेजी से होगी। एंड हमारा लास्ट फैक्टर होता है बेटा विंड स्पीड, हवा कितनी तेजी से चल रही है। तो अगर हवा बहुत तेजी से चल रही, देखो हम यहाँ पर आंधी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल विंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, धूल मिट्टी की बात नहीं कर रहे। तो नॉर्मल विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो वाटर वेपर्स जो है, जो हमारा जिस भी लिक्विड का आपका इवेपोरेशन होना है उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो सकते हैं। तो जो विंड स्पीड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो बेटा ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ये स्वेटिंग और कूलिंग का फिनोमेना आई होप आपको समझ आया हो। एक और कॉमन फिनोमेना बेटा आपने देखा होगा, देखो जब हम फ्रिज में से बिल्कुल ठंडी बोतल को बाहर लेकर आते हैं, है ना, तो हमें क्या दिखता है कि उसके बाहर की जो, जैसे मान लो ये बोतल है हमारी, मैं बोतल बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल चिल्ड हमने फ्रिज से निकाली थी, ठीक है, अच्छी बोतल है ना। तो क्या होता है कुछ ही टाइम के बाद इसकी जो आउटर सरफेस है वहां पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, है ना। तो वो कहां से आते हैं? तो बेटा क्या होता है जब हम इसको बाहर लेकर आते हैं, ये बिल्कुल कूल डाउन है ना, बिल्कुल ठंडी होती है ये तो जो बाहर एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो इसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, ठीक है। एनर्जी लूज करने का क्या मतलब है कि जो वो मूवमेंट कर रहे थे ना उसको स्टॉप कर देते हैं एंड वो इकट्ठे होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक तरीके से कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, हमारा कंडेंसेशन हो रहा है बेटा। और वही वाटर वेपर्स जो बाहर एनवायरनमेंट में वेपर्स के फॉर्म में थे, इसके कूलिंग इफेक्ट की वजह से अभी वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो हम डेली देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो बेटा इसमें से जरूरी नहीं है ये पूरा कंप्लीट ही पूछा जाए, फैक्टर बाय फैक्टर भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपकी ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एक बार आप इस पूरी यूनिट को, सारी वीडियोस को दोबारा से ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके।